हो गई। और दरभंगा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको बताते हैं। दरभंगा ब्लास्ट में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। हाफिज की बर्निंग ट्रेन वाली साजिश बेनकाब। गिरफ्त में केमिकल बम रखने वाले आतंकी। हाँ, कभी कभी दुकान को आते तो कल जो आया था ना पुलिस वाले, जब कल पता चला। एनआईए की पूछताछ, आतंकियों ने उगले राज। गौर से देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में नजर आ रहे यही वो दो आतंकी हैं जिन्होंने लश्कर सरगना हाफिज की बर्निंग ट्रेन वाली साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी। 15 जून का ये सीसीटीवी फुटेज तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का है। इसमें संदिग्ध आतंकी इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर एक कार से पार्सल निकालकर बुकिंग के लिए ले जाते दिख रहे हैं। दरअसल 15 जून को लश्कर के ये दोनों आतंकी टैक्सी करके सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। कार की डिक्की से दोनों ने एक पार्सल बाहर निकाला और फिर इस पार्सल को लेकर स्टेशन के अंदर चले गए। ये पार्सल सिकंदराबाद से ट्रेन के जरिए दरभंगा पहुंचा और जैसे ही इस पार्सल को स्टेशन पर उतारा गया, इसमें विस्फोट हो गया। दरभंगा में जो ये पार्सल ब्लास्ट हुआ है, इससे दो बातें बड़ी क्लियर हैं। एक कि स्लीपर सेल पूरे देश में एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरे पाकिस्तान लश्कर के थ्रू या जिसके भी थ्रू उन्हें एक्टिव करने की काबिलियत रखता है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा बड़ी जिम्मेदारी से कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज को काफ़ी हद तक इन स्लीपर सेल्स के बारे में पता है। पिन पॉइंटेड इनको ट्रैक करना मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है, और जिस पर एक बड़ा इंटेलिजेंस चैलेंज है हमारे ऊपर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एनआईए ने जब अपनी तफ्तीश शुरू की तो लश्कर की बर्निंग ट्रेन वाली साजिश का भंडाफोड़ हो गया। दरअसल दरभंगा धमाके का जिम्मा मिलते ही इमरान और नासिर साजिश को अंजाम देने में लग गए थे। दोनों कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन इन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग भी मिली थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन दोनों आतंकियों ने पार्सल में जानबूझकर सिंथेटिक कपड़े रखे थे। यही नहीं, इन कपड़ों के बीच केमिकल की एक बोतल भी रखी थी। शक है कि इस बोतल पर सेंसर लगा था और इसी बोतल से धमाका करने का प्लान तैयार किया गया था। जांच एजेंसियों का मानना है कि आतंकी पूरी ट्रेन को जलाकर राख कर देना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने बोतल के ऊपर सेंसर लगाया। आतंकी चाहते थे कि जब ट्रेन पूरी रफ्तार में हो तभी धमाके को अंजाम दिया जाए। चूंकि सिंथेटिक कपड़ा जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई और ट्रेन में धमाका नहीं हो पाया। बाहरी लेयर जायज़ बात है कपड़ों की लगाई गई होगी, जो कि अंदर वाले जो केमिकल्स हैं उनकी सॉफ्टनेस को डिटेक्ट ना कर पाए। और साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेज पर ज़रूरी है कि किसी भी आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जब बनाए जाते हैं, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। छोटी सी बात है कि आप एक केमिकल, जो एक्सप्लोसिव केमिकल है आपका, वो एक आप बोतल में रखें, उसके बाहर एक सेंसर लगा दें। जैसे ही सेंसर और बोतल के बीच का केमिकल का कांटेक्ट होगा, वो अपने आप आग पकड़ लेगा। एनआईए की अब तक की जांच में ये पता चला है कि आतंकी मोहम्मद नासिर 3 बार पाकिस्तान गया था और वहीं से केमिकल बम बनाना सीखा था। इसी तकनीक के जरिए ये आतंकी चलती ट्रेन में भी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे नाकामयाब हो गए। एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि हाफिज के दो शैतान जांच एजेंसियों के राडार पर आए कैसे, इन्हें कैसे दबोचकर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया।
दरअसल सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से इन दोनों आतंकियों की पहचान हुई। इसके बाद एनआईए बर्निंग ट्रेन की साजिश रचने वाले इन दो आरोपियों तक पहुंच गई। जांच एजेंसी ने उनके ठिकानों पर छापे मारे और हैदराबाद से इन्हें गिरफ्त में ले लिया। ये दोनों जिस इलाके में रहते थे उसके आसपास रहने वालों और दुकानदारों से बातचीत कर उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। इन्हें यहाँ पे 1.5-2 साल से रहता भाई, खाली रमज़ान को रमज़ान लगाता था और लाता माल लेके चल जाता। उसके बाद घर भी नहीं मालूम मेरे को, बस आता चल जाता और कुछ भी तो नहीं। ये क्या करते वो कपड़े लाता था, कपड़े बेचता था, चल जाता था, लेडीज कपड़े। अच्छा, बस तो कितने सालों से वो 1.5 से 2 साल से ज़्यादा नहीं। हाँ, तो अब कभी आपको शक हुआ या नहीं ऐसा कुछ भी शक नहीं हुआ। शक हुआ तो पहले ही पकड़ के दे देता था मैं लिख जाके। कल जो आया था ना पुलिस वाले, जब कल पता चला और कितने बार आते थे? एक ही बार थे, कभी कभी आते एक ही बार आते थे। एक ही बार आके कुछ भी लेके जाते, चॉकलेट बिस्किट कोल्ड ड्रिंक्स अंडे वगैरह ले आते थे। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा हमारे को, तो ऐसा है बोल के मालूम ही नहीं हुआ। दोनों आतंकियों को तेलंगाना पुलिस के खुफिया विभाग से मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान के बाद जांच एजेंसी तकनीकी सर्वेलेंस के जरिए इन पर नजर रख रही थी और जैसे ही एनआईए को पता चला कि आतंकी इमरान फ्लाइट के जरिए दिल्ली जाने वाला है तो जांच एजेंसी ने दोनों को इनके हैदराबाद वाले घर से दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद से पकड़े गए दोनों आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि नासिर ने लश्कर तैयबा के इकबाल खाना और आसिफ खाना से बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने यूपी से जिस सलीम को गिरफ्तार किया है उसके संबंध पाकिस्तान के इकबाल खाना से थे। दरभंगा में धमाके की जिम्मेदारी आईएसआई ने सलीम को दी थी और सलीम ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हैदराबाद में रहने वाले दोनों भाइयों इमरान और नासिर को दी थी। खबर तो ये भी है कि सलीम को दरभंगा ट्रेन ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से हवाला के जरिए 1,60,000 रुपए भी मिले थे। इमरान और नासिर इससे पहले प्रतिबंधित संगठन सिमी के लिए भी काम कर चुके हैं और सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में धमाके से दहलाने के लिए इन दोनों को एक मोटी रकम दी गई थी। यही नहीं, ये भी पता चला है कि ये दोनों आतंकी दरभंगा के बाद भारत के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लश्कर के एक्टिव आतंकवादी जो उसके हैंडलर्स हैं पाकिस्तान में, जिस तरीके से वो अपने ऑपरेटिव्स को इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ स्लीपर सेल को एक्टिवेट करते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके पीछे हाफिज सईद का अगर हाथ है तो मुझे लगता है कि हमें जड़ पर अगर जाएं और अगर जड़ में हाफिज सईद हैं तो मुझे लगता है जड़ का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। दरभंगा धमाके के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हाथ होने का शक तो पहले से था, लेकिन अब इसके सबूत मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि हैदराबाद से पकड़े गए नासिर और इमरान से पूछताछ के बाद अभी और कई सनसनीखेज राज बाहर आ सकते हैं, यानी इस साजिश से जुड़े कुछ और चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। इसके अलावा भारत के अलग अलग जगहों में छिपे लश्कर के स्लीपर सेल का भंडाफोड़ भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने कार चोरी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी शौकत जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि दिल्ली पुलिस चोरी की गई गाड़ियों के आतंकी घटनाओं में इस्तेमाल की जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के पहाड़गंज से पकड़ा गया शौकत जम्मू कश्मीर से बकायदा फ्लाइट से दिल्ली आता था और यहां चोरी की गाड़ियां दूसरे पकड़े गए आरोपी मोहम्मद जुबैर से खरीदता था, जो यूपी के शामली का रहने वाला है। खरीदी गई चोरी की गाड़ियों को खुद ड्राइव कर शौकत जम्मू कश्मीर ले जाता था और वहां जम्मू कश्मीर की फर्जी नंबर प्लेट्स लगाकर उन गाड़ियों को बेचता था। पुलिस के मुताबिक शौकत अब तक 100 से ज्यादा गाड़ियों को बेच चुका है और अब दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करेगी कि कहीं ये चोरी की इन गाड़ियों का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए तो नहीं किया जाता था। इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम जम्मू कश्मीर भी जाएगी।
पूरा मामला दिल्ली पुलिस ने कार चोरी का, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक आरोपी शौकत जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है और दिल्ली पुलिस चोरी की गई गाड़ियों के अब आतंकी घटनाओं में इस्तेमाल की जांच करेगी। और पुलिस के मुताबिक शौकत जो है वो पहाड़गंज से पकड़ा गया है और बाकायदा शौकत फ्लाइट से दिल्ली आता था और यहां चोरी की गाड़ियों को एक जुबैर नाम के शख्स से खरीदता था, जो यूपी के शामली का रहने वाला है। आपको बता दें कि खरीदी गई चोरी की गाड़ियों को खुद ड्राइव करके शौकत जम्मू कश्मीर ले जाता और वहां पर फर्जी नंबर प्लेट्स लगाकर इन गाड़ियों को बेच देता था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए तो नहीं किया जाता था, क्योंकि आपको बता दें शौकत अब तक 100 से ज्यादा गाड़ियों को बेच चुका है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस की एक टीम जम्मू कश्मीर भी जाएगी। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के नतीजे आने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। एआईएमआईएम ने भी अगले साल होने वाले यूपी चुनावों में लड़ने का ऐलान किया। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबा बंद तरीके से हमें सियासी, माशी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया है। अब तो हमें एक नई सियासी तदबीर अपनाना ही होगा। जब तक हमारी आजाद सियासी आवाज नहीं होगी तब तक हमारे मिसाइल हल नहीं होने वाले। बीजेपी से डरना नहीं है बल्कि जमहूरी तरीके से लड़ना है। दिल्ली में कोरोना के मामले और कम होने के बाद कुछ और पाबंदियों में छूट मिली है। दिल्ली में आज से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि दर्शकों को फिलहाल एंट्री नहीं मिलेगी। तो वहीं रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। बिहार के पश्चिम चंपारण से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां सिकरहना नदी में एक नाव पलटने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि जिस नाव में सिर्फ 10 से 15 लोग बैठ सकते थे उसमें 25 से ज्यादा लोग लद गए थे, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और थोड़ी ही दूर जाने के बाद ही वो सिकरहना नदी में पलट गई। इस घटना का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें नाव पलटते हुए दिखाई दी। ये मंजर देख वहां मौजूद लोग बुरी तरह से घबरा गए। उफनती नदी में हुए इस हादसे के बाद वहां दहशत का माहौल बन गया। नदी में डूब रहे लोगों को मदद के लिए चीखते और चिल्लाते हुए भी सुना गया। कुछ लोग जो नदी के किनारे ये सब देख रहे थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में डूबते लोगों को बचाने के लिए उसमें कूद गए। नाव किनारे के पास ही पलटी थी, इसलिए कुछ लोग तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था, उन्हें नदी के किनारे खड़े लोगों ने जान जोखिम में डालकर बाहर निकाल लिया। हादसे की चपेट में आए लोग पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज के रहने वाले हैं। बताया गया कि बाढ़ की वजह से शहर को जोड़ने वाली सभी सड़कें डूब गई हैं और इन लोगों के पास आने जाने के लिए सिर्फ नाव का ही एक सहारा है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में कांग्रेस की एक बैठक में जमकर हंगामा हुआ। न्यूज 18 के नितिन गौतम की खबर है कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मंथन के लिए हुई कांग्रेस की बैठक में खूब हंगामा हुआ। बैठक में शामिल होने पहुंची कांग्रेस नेता प्रीति तिवारी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी में मौजूद नेताओं ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और बैठक छोड़कर चली गई। बताया गया कि बैठक में शामिल होने पहुंची कांग्रेस नेता प्रीति तिवारी प्रवेश गेट पर रोके जाने से भड़क गई थी और उनके हंगामे पर कांग्रेस की ओर से भी सफाई सामने आई। नाराज इसलिए दिखाई दे रहे हो कि तमीज नहीं है यहाँ पर। जो प्रदेश टीम के लोग हैं, प्रदेश सचिव योगेश तालान, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित, तमीज नहीं है। नहीं, वो अभद्रता नहीं, एक्चुअली इसमें खाली डेलीगेट्स ही इनवाइटेड थे और चूंकि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की महिला की अध्यक्ष थी तो एक आध कोई कार्यकर्ता उनको पहचानता नहीं था तो उन्होंने उन्हें गेट पे रोका। पर जब वरिष्ठ कांग्रेसियों ने उसे देखा कि वो महिला प्रदेश कांग्रेस की पश्चिम उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं तो फिर उनको अंदर आने दिया। तो वहीं तड़क भड़क हो गई थी अंदर एंट्री को लेकर। तो वहीं गेट के एंट्री पॉइंट पर थोड़ा तड़क भड़क हुई थी। फिर बाद में सब
सफाईनामा हो गया और बात खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अवैध इमारतों पर सख्त एक्शन जारी है। लखनऊ में प्रशासन के बुलडोजर ने बीएसएफ के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की 100 करोड़ की लागत से बन रही बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। 5 मंजिल की इस इमारत को गिराने में महज 5 घंटे ही लगे। ये इमारत लखनऊ के रिवर बैंक कॉलोनी इलाके में बनाई जा रही थी। आरोप है कि पूर्व सांसद दाऊद अहमद ने नियमों की अनदेखी कर कई फ्लैट बना दिए थे। पूर्व सांसद की बिल्डिंग पर बुलडोजर। पांच घंटे में गिरा दी 100 करोड़ की बिल्डिंग। अवैध कब्जेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। धूल के गुबार के साथ ही एक पूर्व सांसद की सारी हनक मटिया मेट हो गई। पांच मंजिला इमारत के जमींदोज होते ही एक कद्दावर नेता की सारी हेकड़ी धूल में मिल गई। बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद के 100 करोड़ की लागत से बन रही बहुमंजिला आलीशान इमारत पर आखिरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए का बुलडोजर चल ही गया। बताया जा रहा है कि इस 5 मंजिला बिल्डिंग में अब केवल फिनिशिंग का काम बचा था। इससे पहले बिल्डिंग आबाद हो पाती, उससे पहले ही इस अवैध निर्माण को बर्बाद कर दिया गया और देखते ही देखते गुरूर और बिल्डिंग दोनों ही ढह गए। बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद का गैर कानूनी निर्माण और गुरूर दोनों आज मिट्टी में मिला दिए गए। थाना वजीरगंज के रिवर बैंक कॉलोनी में जो एएसआई की ओर से संरक्षित इलाका है, वहां पर करीब 8000 स्क्वायर फीट के इलाके में 5 मंजिला इमारत को आज एलडीए के बुलडोजरों ने जमींदोज कर दिया। बसपा के पूर्व सांसद ने तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया था। बताया ये जा रहा है कि बिल्डिंग पुरातत्व विभाग के रिमोट एरिया में आ रही थी, जिस पर केंद्रीय पुरातत्व विभाग को आपत्ति थी। देखिए, ये लीगल बिल्डिंग है और एएसआई एक्ट के अंतर्गत, रूल्स के अंतर्गत ये नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है यहाँ पे बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की। प्रशासन के मुताबिक सांसद दाऊद की ये बिल्डिंग अवैध तरीके से तैयार करवाई गई थी और अपनी सियासी हनक और रसूख की वजह से दाऊद ने इस निर्माण के लिए पुरातत्व विभाग से एनओसी तक नहीं ली थी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ की रिवर बैंक कॉलोनी में ये अवैध निर्माण पिछले कई सालों से चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएसपी के पूर्व दबंग सांसद दाऊद अहमद के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला योगी सरकार ने किया और एलडीए को इस 100 करोड़ की बिल्डिंग को जमींदोज करने का आदेश दिया। असल में एएसआई की शिकायत के बाद ही ये इमारत ढहाई गई। जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और इमारत को ध्वस्त किया। बताया ये भी जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से इस अवैध बिल्डिंग को गिराने की पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन रसूख और कागजों में फंसाकर इसको रोक दिया गया था। इस बिल्डिंग को लेकर बाद में एएसआई की तरफ से पूर्व सांसद दाऊद को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 7 दिन में निर्माण खुद ही हटा लें, वरना प्रशासन की जेसीबी मशीनें इमारत को ध्वस्त कर देंगी। एक आदेश पारित किया गया है जिसमें लखनऊ में स्थित एक संरक्षित स्मारक रेजिडेंसी के जो संरक्षित क्षेत्र है उसके भीतर, उसके विनियमित क्षेत्र के भीतर एक निर्माण किया गया है जिसकी एनओसी एएसआई से नहीं ली गई है, अतः इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। रविवार की सुबह 7 बजे से ही बिल्डिंग को गिराने के लिए कार्रवाई की गई। विरोध की आशंका की वजह से पुलिस फोर्स को भी बुला लिया गया था। पुरातत्व विभाग बार बार नोटिस जारी कर रहा था, बावजूद इसके दाऊद ने अवैध निर्माण को नहीं रुकवाया। दरअसल दाऊद की ये बिल्डिंग रेजिडेंसी के नजदीक है और रेजिडेंसी के आसपास
ऊंचे निर्माण प्रतिबंधित हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस बिल्डिंग का नक्शा भी दाऊद के रुआब की वजह से एलडीए के अधिकारियों ने बिना एएसआई की एनओसी के बिना ही मंजूर कर दिया था। हालांकि बाद में विरोध के बाद इसको निरस्त भी किया गया। बीएसपी से निकाले गए पूर्व सांसद दाऊद अहमद पर जब लखनऊ प्रशासन ये बड़ी कार्रवाई कर रहा था, उसी दौरान एक हादसा भी हुआ। बिल्डिंग का बड़ा मलबा पोकलैंड मशीन पर जा गिरा, जिससे ड्राइवर मलबे के बीच फंस गया। करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद ड्राइवर को रेस्क्यू किया गया और वो सुरक्षित बाहर निकल आया। इस बिल्डिंग के इस तरह जमींदोज होते देखकर ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये दाऊद अहमद नाम का पूर्व सांसद कौन है। योगी सरकार के दौरान दाऊद अहमद की बिल्डिंग पर यह दूसरी बार सरकार का बुलडोजर चला है। पूर्व सांसद की इससे पहले लालबाग 12 डिसूजा रोड स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर एलडीए कार्रवाई कर चुका है। दाऊद ने यहां 4 मंजिला का नक्शा पास कराकर 5वीं मंजिल भी बना ली थी। बड़ी खबर राजस्थान के जोधपुर से आ रही है। जोधपुर में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जोधपुर जयपुर हाईवे पर हुआ, जिसमें ट्रक और गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 3 लोगों की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। आपको बता दें, मरने वाले ब्यावर अजमेर के बताए जा रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक हाथी ने गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया, जिसकी वजह से उस इलाके में अफरा तफरी मच गई और वहां के लोग दहशत से भर गए। उन लोगों ने उस हाथी को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों के इस कदम से वो और भड़क गया। उसने अनाज रखने के लिए मिट्टी से बनी एक कोठी को गिरा दिया। हाथी की इस हरकत को देख लोग सहम गए और लोग अपनी जान बचाकर उससे दूर भाग गए। हाथी को भगाने के लिए लोगों ने झुंड बनाकर शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन इसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो गांव की गलियों में चहलकदमी करता रहा। इस बीच उसकी नजर एक मोटरसाइकिल पर पड़ी, जिसे उसने ठोकर मारकर पलट दिया। जानकारी मिलते ही वन विभाग के लोग भी हाथी को पकड़ने के लिए गांव पहुंच गए। सबसे पहले उसे आबादी से दूर भगाने के लिए पटाखे चलाए गए। इस हाथी की वजह से पूरे इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इतना ही नहीं, कुछ लोग इसके हमले में घायल भी हो गए। हाथी ने अटैक कर दिया। लगभग आधा घंटे के बाद इनको पता चला, लोग सबको तो उठा के हॉस्पिटल लाए। बताया गया कि हाथी खाने की तलाश में नेपाल से भटककर इस इलाके में घुस आया था। बात करते हैं मौत की हवाई यात्रा की। जी हां, फिलीपींस में रविवार को एक मिलिट्री प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई। हालांकि उस जलते हुए जहाज से 40 लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया। फिलीपींस में जो जहाज क्रैश हुआ वो कोई मामूली जहाज नहीं था, बल्कि अमेरिका की तरफ से फिलीपींस को दान में दिया गया वो हरक्यूलिस प्लेन था, जो सेना और सैनिकों के सामानों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलीपींस में विमान हादसा। वायुसेना का विमान C-130 हादसे का शिकार। दक्षिणी फिलीपींस के जंगलों के ऊपर से उड़ते वक्त फिलीपींस एयरफोर्स का ये जहाज जिस वक्त हवा में गोते लगा रहा था, किसी ने उसे अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और हवा में डगमगाते हुए जहाज को तब तक देखा जब तक वो घने पेड़ों की आड़ में जाकर गुम नहीं हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में
उन्हीं पेड़ों की घनी आड़ से गाढ़ा काला धुआं उड़ता नजर आया। ये फिलीपींस की एयरफोर्स का C-130 विमान था। रविवार की सुबह पार्टिकल स्लू के पास के घने जंगल वाले हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस वक्त फिलीपींस एयरफोर्स का ये विमान हादसे का शिकार हुआ, उस वक्त जहाज में 90 सैनिक सवार थे। ये विमान एक जंगल में बने एक रिजॉर्ट के पास हादसे का शिकार हुआ और जमीन से टकराते ही उसमें आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक फिलीपींस एयरफोर्स का इस मिलिट्री जहाज ने 92 सैनिकों को लेकर कागायान डियारो सिटी से उड़ान भरी थी। फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेंजाना के मुताबिक हादसे का शिकार हुए विमान के लिए बचाव काम को तेज कर दिया गया है। हादसे का शिकार हुआ विमान में 3 पायलट और 5 क्रू मेंबर समेत 92 लोग मौजूद थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस हादसे के बाद पायलट जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जब सुलू प्रांत में विमान जिलों द्वीप पर उतरने की कोशिश में था, तो तेज हवा की वजह से विमान रनवे पर लहराकर लड़खड़ा गया, जिससे पायलट ने उसे फिर से हवा में चक्कर लगाकर दोबारा उतारने की कोशिश की, लेकिन तभी विमान में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त विमान लॉकहीड C-130 हरकुलिस फिलीपींस को सैन्य सहायता के रूप में इस साल सौंपे गए अमेरिकी वायुसेना के 2 पूर्व विमानों में से एक था और इस उड़ान के वक्त विमान में करीब 90 सैनिक मौजूद थे। जहाज में ज्यादातर मौजूद सैनिकों ने बेसिक ट्रेनिंग ली हुई थी। इन लोगों को आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम मुस्लिम बाहुल आइलैंड पर तैनात किया जाना था। जिस आइलैंड पर सैनिकों की तैनात होनी थी, वहां फिरौती के लिए किसी का अपहरण होना बहुत आम बात है, इसीलिए हमेशा वहां बड़ी संख्या में सैनिक तैनात रहते हैं। मध्य फिलीपींस में इन दिनों तेज बारिश हो रही है, लेकिन यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि इस विमान हादसे का मौसम से कोई लेना देना है या नहीं। हालांकि अभी तक ये इस बात की कोई जानकारी किसी के पास नहीं है कि असल में इस विमान हादसे की असली वजह क्या है। विमान में यह आग कैसे लगी? जिस जगह यह विमान हादसा हुआ वो सुलू के मुख्य शहर जोलो के नजदीक है, जो जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और यहाँ हवाई अड्डा पर्वतीय क्षेत्र से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद है। लेकिन इस जगह की एक बात ऐसी भी है जिसने फिलीपींस के अधिकारियों को दहशत में डाल रखा है। लिहाजा अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस आशंका को खारिज नहीं किया है कि यह हादसा वाकई हादसा है या फिर किसी गहरी साजिश का नतीजा। और फिलीपींस के सैनिक अधिकारियों के इस शक के पीछे वजह है अब्बू सयाफ। दरअसल अब्बू सयाफ इस हिस्से में सक्रिय वो आतंकी संगठन है जिसने कुछ साल पहले खुद को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS से जोड़ लिया था और फिलीपींस के मुस्लिम बहुल इलाकों में उसका अच्छा खासा रुआब था। इस संगठन को फिलीपींस के अलावा अमेरिका ने भी प्रतिबंधित कर रखा था और ये संगठन अपहरण करके फिरौती मांगने के मामले में बदनाम भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका और फिलीपींस ने बमबारी, फिरौती के लिए अपहरण करने और सिर कलम करने के मामलों के कारण अब्बू सयाफ को काली सूची में डाल दिया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में यह संगठन कमजोर हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी कायम है। बहरहाल अमेरिका से दान में मिले सैनिक विमान के इस तरह दुर्घटना होने के बाद फिलीपींस से लेकर अमेरिका तक सनसनी दौड़ गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम 5 मार्च 2022 से पहले पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में संसद और विधानसभा की सीटों का परिसीमन डेडलाइन से पहले पूरा होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, 4 आधार पर जम्मू कश्मीर में सीटों का परिसीमन किया जा रहा है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, 4 आधार पर परिसीमन किया जा रहा है कश्मीर में। फराज, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कल से डिलिमिटेशन कमीशन का दौरा है जम्मू और कश्मीर का, और वहां 4 दिनों के दौरे के दौरान तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से परिसीमन आयोग मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन में टॉप सोर्स ने हमें बताया है कि 5 मार्च 2022 से पहले पूरा परिसीमन का काम पूरा हो जाएगा और इस बार डेडलाइन मिस नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी साल मार्च में डिलिमिटेशन कमीशन के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और फिर
5 मार्च 2022 तक का कार्यकाल तय किया गया है, तो उससे पहले डिलिमिटेशन की पूरी कार्यवाही जो है वो पूरी कर ली जाएगी। 83 से 90 सीट हैं कानून के मुताबिक। हालांकि कुल सीटों की संख्या 114 है, लेकिन कुछ सीटें हैं, 24 सीटें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हैं। और दूसरी अहम बात कि 4 महत्वपूर्ण आधार कमीशन ने तय किए हैं, जिसमें एक आधार यह है कि फिजिकल फीचर्स कैसा होगा, यानी जियोग्राफिकल बाउंड्री को ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक कन्वीनियंस की, वहाँ सुविधा कैसे आने जाने की, कम्युनिकेशन की सुविधा को देखा जाएगा। तो ये तमाम आधार हैं और 4 दिनों के दौरे के बाद परिसीमन आयोग जो है दिल्ली में बैठक करेगा और उस बैठक में तमाम चीजें तय करेगा। 20 जिले हैं जम्मू और कश्मीर घाटी में, 10-10 जिले दोनों संभाग में हैं। और ये ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसी स्थिति से, यानी ऐसा परिसीमन किया जाए ताकि आने वाले वक्त में किसी को शिकायत ना हो, किसी को आपत्ति ना हो और सबको समान अनुपात में जगह मिले, चाहे जम्मू का इलाका हो या फिर कश्मीर वैली का इलाका हो। शुक्रिया नीरज। बड़ी खबर दे रहे हैं आनंद तिवारी। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर ली है, जबकि 2 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस के मुताबिक उस वीडियो को लेकर गलत जानकारी साझा की गई थी, जिसमें एक पत्रकार और ट्विटर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। वीकेंड कर्फ्यू के बीच यूपी के वाराणसी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक खास पूजा में पहुंचे सैकड़ों लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। इन लोगों ने महामारी से निजात पाने के लिए एक कॉलेज में पूजा का खास इंतजाम किया, लेकिन ये लोग कोरोना के सारे नियम कायदे भूल गए। पूजा के जोश में वीकेंड कर्फ्यू की जरा भी परवाह नहीं की। भीड़ इतनी जमा हो गई कि पांव रखने तक की वहां जगह नहीं बची। कॉलेज का पूरा अहाता श्रद्धालुओं से भर गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक पुजारी मिट्टी के बर्तनों में गर्म दूध को अपने शरीर पर डालता दिखा। इसके बाद उसने गर्म खीर में अपना हाथ डाल दिया, जबकि कुछ पुजारी हवन करते नजर आए। इतना ही नहीं, आस्था इतनी भारी थी कि पुजारी की इस हरकत को देखने के लिए वहां होड़ सी मच गई। लोगों के जोश को बढ़ाने के लिए जयकारे भी लगाए गए। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सब इसमें शामिल हुए। इन लोगों का मानना है कि इस महामारी से निजात पाने के लिए पूजा करनी जरूरी है। इस उपलक्ष्य से माना जाता है गुरुवर और साधुओं के अनुसार कि करहा पूजा कराए जाने से कुछ उपाय हो सकता है। इन सभी लोगों में एक बात एक जैसी थी, कोरोना का खौफ किसी के चेहरे पर नहीं दिखा, क्योंकि ना तो उनके मुंह पर मास्क नजर आया और ना ही उन लोगों ने आपस में 2 गज की दूरी बनाई हुई थी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक चोर को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाले ने नदी में छलांग लगा दी। आरोप है कि एक मंदिर से कुछ कीमती मूर्तियां चोरी हो गई थी और जब आरोपी को गिरफ्तार करने पुलिस वहां पहुंची तो बचने के लिए नदी में वो कूद गया। इसके बाद एक पुलिस वाले ने भी उसके पीछे नदी में छलांग लगा दी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बीच कुछ और पुलिस वाले उस नदी में नाव की मदद से आरोपी के पास पहुंच गए, लेकिन उसने पुलिस वालों को पानी के अंदर चकमा देने की पूरी कोशिश की। हालांकि कुछ देर के बाद उसे चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया गया। बताया गया कि आरोपी के पास से चोरी की मूर्तियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पीएम मोदी आज दोपहर 3 बजे कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचारों को साझा करेंगे, जहां भारत कोविन मंच को दूसरे देशों के लिए डिजिटल जनसेवा के तौर पर पेशकश करेगा, ताकि वो अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को संचालित कर सके। उत्तर प्रदेश के कोरोना में कम होते मामलों के बीच योगी सरकार ने लोगों को और राहत देने के लिए आज से मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, जिम और स्टेडियम को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इस दौरान लोगों को पूरी तरह से कोरोना नियमों का पालन करना होगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्लास्टिक के एक गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा दी, लेकिन तब तक गोदाम में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। दिल्ली में पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी कर 17 किलो हेरोइन बरामद किया। पूरे मामले में अफगानिस्तान के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यूपी में कोरोना के कम होते मामलों के बीच योगी सरकार ने लोगों को और राहत देते हुए आज से मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर खोलने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा वहां आज से जिम और स्टेडियम भी खुलेंगे। हालांकि इस दौरान लोगों को पूरी तरह से कोरोना नियमों का पालन करना होगा। यूपी में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल तुषार मेहता और शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात के मुद्दे पर आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। आज दोपहर 12:30 बजे टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय और महुआ मोइत्रा राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। तो आपको बता दें, टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल तुषार मेहता और शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात के मुद्दे पर आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। आपको बता दें, आज दोपहर 12:30 बजे टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय और महुआ मोइत्रा राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।